प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है प्राकल्पना की विशेषताएं। एक अच्छी प्राकल्पना की विशेषताएं। प्राकल्पना केवल ख्याली पुलाव अथवा मीठे सपने नहीं होनी चाहिए, वरन ऐसे होनी चाहिए जिनका प्रयोग हम अनुसंधान में कर सकें। एक उत्तम और उपयोगी प्राकल्पना में निम्नलिखित विशेषताओं अथवा गुणों का होना चाहिए। जितनी अच्छी प्राकल्पना होगी, हमारे सामाजिक अनुसंधान के जो आंकड़े हैं उतने ही प्रामाणिक और विश्वसनीय होंगे। यदि अनुसंधानकर्ता प्राकल्पना बनाते समय सावधानी बरते तो निश्चित रूप से जब आंकड़ों का कलेक्शन होगा उसमें विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता होगी। एक अच्छी प्राकल्पना को जानने के लिए उनकी कुछ विशेषताओं का यहाँ चर्चा करेंगे, जिसमें नंबर 1 है स्पष्टता। प्राकल्पना स्पष्ट होनी चाहिए, हर व्यक्ति के समझ में आने वाली होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। प्राकल्पना दो दृष्टि से भी स्पष्ट होनी चाहिए, एक भाषा की दृष्टि से और दूसरी अवधारणा की दृष्टि से। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द और उनके अर्थ तथा विचार स्पष्ट तथा भ्रम रहित होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो विशिष्ट शब्दों का परिभाषाओं और व्याख्याएं भी दी जानी चाहिए। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द ऐसे हों कि दूसरे लोग भी उनका सही अर्थ समझ सके। प्राकल्पना की स्पष्टता अनुसंधानकर्ता की सूझबूझ और अनुभव पर भी निर्भर करती है। नंबर 2, प्रयोग सिद्ध। प्राकल्पनाओं में इस प्रकार की अवधारणा का उपयोग होना चाहिए जिनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। प्राकल्पना में किसी नैतिकता अथवा आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अर्थात उसमें अच्छे और बुरे जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्राकल्पनाएं वास्तविक तथा वैज्ञानिक आधार पर जांच करने योग्य होनी चाहिए। इस प्रकार की आदर्शात्मक प्राकल्पना जैसे दहेज हिंदू समाज पर एक कलंक है, संयुक्त परिवार वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयोगी है, जीव हत्या पाप है, दान देना अच्छी बात है, गरीबों की सेवा करना अच्छी बात है, आदि शोध की दृष्टि से अनुपयुक्त मानी जाती है। अर्थात प्राकल्पना बनाते समय ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि उसका हम एक्सपेरिमेंटल कर सकें और वो सत्य साबित हो सके। इसके बाद नंबर 3, विशिष्टता। एक प्राकल्पना को अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। सामान्य शब्दों में व्यक्त की गई प्राकल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है एवं उसका क्षेत्र भी विस्तृत एवं अनिश्चित होता है। ऐसी प्राकल्पनाएं तथ्य संकलन की दृष्टि से अनुपयोगी होंगी। अतः यह आवश्यक है कि उपयोगी अध्ययन के लिए हम विशिष्ट और छोटी छोटी प्राकल्पनाएं बनाएं जो हमें तथ्यों के संकलन, शोध को व्यवस्थित करने एवं निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान कर सकें। अगर प्राकल्पना में विशिष्टता होगी तो निश्चित रूप से हम शोध के निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। नंबर 4, उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध। प्राकल्पनाओं का निर्माण करते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा हो सके। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध प्रविधियों की जानकारी हो। ऐसी प्राकल्पनाएं अनुसंधान की दृष्टि से व्यर्थ मानी जाती हैं। जिनके परीक्षण के लिए हमारे पास प्रविधियां उपलब्ध न हो। इस संबंध में गुडेम हार्ट ने लिखते हैं कि जो सिद्धांतकार ये नहीं जानता कि उसकी प्राकल्पना की जांच के लिए कौन कौन सी प्रविधियां उपलब्ध हैं,
वह उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। अतः स्पष्ट है कि प्राकल्पनाएं प्रचलित प्रविधियों की पहुंच में हों, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम प्राकल्पनाओं की जांच के लिए नवीन प्रविधियों का निर्माण नहीं कर सके। वर्तमान में विभिन्न समस्याओं एवं प्राकल्पनाओं के अध्ययन हेतु वैज्ञानिकों ने अनेक नवीन प्रविधियों को जन्म दिया। इसलिए उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध होना चाहिए, जिससे कि उसका हम आसानी से टेक्निक्स के आधार पर परीक्षण किया जा सके। इसके बाद सिद्धांत समूह से संबंधित होनी चाहिए। प्राकल्पना ऐसी हो कि जो सिद्धांत समूह है उससे रिलेटेड हो। ऐसा नहीं हो कि जिसका कोई सिद्धांत निर्माण नहीं हुआ हो या उसका सिद्धांत निर्माण में उपयोग नहीं कर सके। ऐसी हाइपोथेसिस अगर बनाते हैं वो भी सही नहीं होती हैं। इसलिए सिद्धांत समूह से संबंधित हाइपोथेसिस होनी चाहिए। इस संदर्भ में गुडेम हार्ट कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के नौसिखिए विद्यार्थियों इस नियम की अक्सर अवहेलना कर जाते हैं कि उनकी प्राकल्पना किसी सिद्धांत से संबद्ध नहीं होती। सामान्यतः वे ऐसे विषयों का चयन करते हैं जो उन्हें रुचिकर तथा आकर्षक प्रतीत होता है। वे इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि अनुसंधान कार्य पूर्व प्रचलित किसी सिद्धांत को गलत प्रमाणित करने अथवा उसकी पुष्टि करने या उसे संशोधित करने में सहायक होगा या नहीं। वे लिखते हैं कि एक विज्ञान तभी संचयी बन सकता है यदि वह उपलब्ध तथ्यों तथा सिद्धांत समूह पर पूर्णतः लागू होता है। यदि प्रत्येक अध्ययन एक पृथक सर्वेक्षण के रूप में होगा तो विज्ञान का विकास नहीं हो सकता। प्राकल्पनाएं और सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर है। विज्ञान के विकास के लिए प्राकल्पनाओं का निर्माण सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। जैसे सिद्धांत अगर कोई बने हुए हैं तो निश्चित रूप से उनको ध्यान में रख के ही प्राकल्पना का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके बाद सरलता। प्राकल्पनाओं में सरलता होनी चाहिए, हर व्यक्ति के समझ में आने वाली होनी चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी अथवा जटिल हाइपोथेसिस नहीं होनी चाहिए। जितनी सरल उपकल्पना होगी निश्चित रूप से वो उतने ही समझने योग्य होंगी। एक उत्तम प्राकल्पना में सरलता का गुण होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि उसमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना जटिल एवं परीक्षण के अयोग्य हो जाती हैं। यदि प्राकल्पनाएं में सरलता नहीं होंगी तो निश्चित रूप से उसका परीक्षण संभव नहीं होगा, जटिल कार्य होगा, परीक्षण करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस संदर्भ में पीवी यंग का मत है कि जो अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से पूरी तरह परिचित हैं एवं सूझबूझ रखता है वह प्राकल्पना का निर्माण आसानी से कर सकता है। अर्थात यदि कोई अनुसंधानकर्ता किसी विषय पर, किसी समस्या पर अध्ययन करना चाहता है और उसके बारे में वो पूरी तरह जानकारी रखता है तो प्राकल्पना का निर्माण आसानी से कर सकता है। प्राकल्पनाएं सरलता लिए हुए होंगी और वो आसानी से समझने योग्य भी होंगी। सरलता इस तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्राकल्पनाओं तथा विवेचनाओं को काट भी सकता है। यदि प्राकल्पना में सरलता का गुण होगा तो निश्चित रूप से व्यर्थ की जो प्राकल्पनाएं हैं, उनकी जो विवेचनाएं हैं, उनकी वो काट भी कर सकता है। अतः इसे विलियम ओकम का उस्तरा कहा गया है कि हाइपोथेसिस एक प्रकार का उस्तरा है जो तेज धार को भी वो काट सकता है। सरलता का ये अर्थ नहीं है कि प्राकल्पना सामान्य जन के लिए भी बोधगम्य हो। बहुत अधिक सरल प्राकल्पनाएं घातक सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए ऐसी प्राकल्पनाएं हो जो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के समझ में आनी होनी चाहिए और वो जो
प्राकल्पनाएं सरल होंगी, निश्चित रूप से उसके परिणाम प्रामाणिक और विश्वसनीय होंगे। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।